नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल द बुक सोसाइटी में, जहां हम आज की क्लास में सब्जेक्ट कोड बीपीएससी 102 के चैप्टर नंबर 2 की चर्चा करेंगे। चैप्टर का नाम होगा दार्शनिक आधार। इससे पहले चैप्टर नंबर 1 की वीडियो ऑलरेडी चैनल पर अपलोड है। यदि आपने उस लेक्चर को नहीं सुना है तो सबसे पहले उस लेक्चर को जरूर सुन लीजिएगा। इसके साथ साथ यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल से जरूर जुड़िए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। इस चैप्टर से जो प्रश्न बनेगा वो प्रश्न ये बनेगा कि भारतीय संविधान के मूल दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। इस चैप्टर से जो प्रश्न बनने वाला है वो प्रश्न क्या बनेगा भाई, कि भारतीय संविधान के मूल दार्शनिक आधारों की व्याख्या कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास और जानते हैं इस प्रश्न का उत्तर। तो देखिए भाई, सबसे पहले चैप्टर की एक प्रस्तावना दी गई है और प्रस्तावना कुछ संवैधानिक फैक्ट्स पर चर्चा करेगी। जैसा कि आप सभी को पता है कि भारतीय संविधान बहुत ही लंबे प्रोसेस के बाद बना है और ये एक दिन का खेल नहीं था। 9 दिसंबर 1946 को यानी कि 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की पहली बैठक होती है और उसके बाद 2 साल 11 महीने 18 दिनों तक संविधान निर्माण का कार्य चलता है। 26 नवंबर यानी कि 26 नवंबर 1949 को संविधान बनकर तैयार होता है और 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया जाता है। ऐसे में हमारे संविधान का मूल दार्शनिक आधार क्या था, प्रश्न ये उठता है। क्या हमारे संविधान के निर्माण में कोई एक ऐसी सोच थी या भारतीय संविधान के निर्माण में बहुत सारी विचारधाराएं थीं? तो हम ये देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो मूल दार्शनिक आधार था वो ये था कि देश की संप्रभुता बनी रहे, देश की एकता बनी रहे, देश की अखंडता बनी रहे और सभी लोगों को सभी लोगों के अधिकार मिल सकें। और ये किसी एक व्यक्ति की विचारधारा नहीं थी, ये किसी एक व्यक्ति का दृष्टिकोण नहीं था, ये किसी एक व्यक्ति की सोच नहीं थी। संविधान निर्माण में जितने भी व्यक्ति थे उन सभी को एक दूरदर्शी सोच वाला व्यक्ति माना जाता है। उसका रीज़न यही है कि आज भी हम देखते हैं कि संविधान निर्माण के आज 70 सालों बाद भी हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज बना हुआ है। आज भी हर एक व्यक्ति भारतीय संविधान में निष्ठा रखता है, भारतीय संविधान में विश्वास रखता है। उसका रीज़न ही यही है कि जो हमारा संविधान बनाया गया है वो साधारण लोगों द्वारा नहीं बनाया गया है। उस समय की जो नामचीन हस्तियाँ थी, उस समय के जो लोग थे, उनकी जो दूरदर्शी सोच थी, उन सबको हम अपने संविधान में देख सकते हैं। और यही जड़ें जो हैं ये आज हमारे संविधान को एक जीवंत दस्तावेज बनाई हुई हैं। हमारे देश के संविधान के निर्माण में बहुत सारे लोगों का तो योगदान रहा ही रहा, लेकिन उससे पहले भी बहुत सारी कमेटियां बनी, बहुत सारी रिपोर्ट्स आई। चाहे हम बात करें कॉमनवेल्थ विधेयक 1925 की, चाहे हम बात करें नेहरू रिपोर्ट की, चाहे हम बात करें सप्रू रिपोर्ट की, तो इसमें बड़े पैमाने पर लोगों के अधिकारों की सिफारिशें की गई। इसके अलावा भारतीय संविधान बहुत सारे लोगों को, इवन ना सिर्फ भारतीयों को बल्कि विदेशियों को भी कुछ नागरिक अधिकार देता है। चाहे हम व्यक्ति की स्वतंत्रता की बात करें, अंतरात्मा की स्वतंत्रता की बात करें, विचारों की स्वतंत्रता की बात करें, सभा सम्मेलन और एकत्र होने की स्वतंत्रता की बात करें या न्याय की समानता की बात करें, ये सब आधार हमें अपने संविधान में दिखाई देते हैं। इतने नहीं, लोगों को मौलिक अधिकार भी दिए गए हैं और राज्य के नीति निर्देशक तत्व भी दिए गए हैं। सरकार के 3 अंग, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, इन तीनों अंगों का निर्माण किया गया है और तीनों का ही शक्ति पृथक्करण भी किया गया है। कार्यपालिका की शक्तियाँ अलग रखी गई हैं, विधायिका की शक्तियाँ अलग रखी गई हैं। हालांकि विधायिका कार्यपालिका के मामले में हस्तक्षेप कर सकती है, जबकि न्यायपालिका को संविधान की रक्षा के लिए बनाया गया है। तो इस तरीके से जो हमारा संविधान निर्मित किया गया है, यहाँ पर इससे ये पता चलता है कि ये कोई साधारण सोच नहीं थी, ये कोई साधारण विचारधारा नहीं थी और ये कोई एक दिन का कार्य भी नहीं था। विश्व के बहुत सारे संविधानों का अध्ययन किया गया और उनमें से जो जो सकारात्मक पहलू थे उन पहलुओं को हमने अपने संविधान में क्या करा, एडॉप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, मिला दिया। अब देखो, ये तो चैप्टर की हो गई प्रस्तावना। अब चैप्टर की जो शुरुआत है वो यहाँ से है कि वैचारिक और दार्शनिक पृष्ठभूमि। तो वैसे तो मैं इसकी चर्चा कर चुका हूँ, बट फिर भी अगर आपने पहले वीडियो को नहीं देखा यानी कि पहले चैप्टर को नहीं सुना है तो यहाँ पर चीज़ें आपके लिए नई नई हो जाएंगी। अगर आप उसे सुन लोगे तो थोड़ा सा यहाँ पर रिवीजन हो जाएगा। तो देखो, जब भारत के संविधान बन रहा था तो संविधान के निर्माण के लिए एक संविधान सभा का निर्माण पहले किया गया, क्योंकि बिना संविधान सभा के निर्माण के संविधान का निर्माण असंभव परियोजना थी। अब भारत का जो संविधान सभा बनी, संविधान सभा में जो सदस्य आए ये समाज के सभी वर्गों के थे, चाहे वो उच्च वर्ग हो, चाहे वो निम्न वर्ग हो, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो धर्म से हो। लगभग पूरे भारत का प्रतिनिधित्व कर रही थी ये संविधान सभा, लगभग पूरे भारत को प्रदर्शित करती थी ये संविधान सभा। इसके अंदर सभी बड़े राजनीतिक दल के नेता शामिल थे। भारतीय संविधान के वैचारिक सिद्धांतों के आधार की बात करोगे, वैचारिक पृष्ठभूमि की बात करोगे, वैचारिक दार्शनिक पृष्ठभूमि की बात करोगे, तो ये होना तो तय था ही जब उस समय के सभी
बड़े बड़े राजनीतिक जो व्यक्ति थे, बड़े बड़े जो राजनीतिक विचारधारा के व्यक्ति थे, बड़े बड़े जो दूरदर्शी व्यक्ति थे, ऐसे व्यक्ति जिन्होंने पश्चिमी शिक्षा को भी ग्रहण किया हो और भारतीय शिक्षा को भी ग्रहण किया हो, ऐसे सभी व्यक्ति तो थे उस समय भारतीय संविधान सभा में। जैसे कि ग्रैनविल ऑस्टिन ने अपनी किताब द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कार्नरस्टोन ऑफ द ए नेशन, यानी कि भारतीय संविधान राष्ट्र की आधारशिला, ये जो किताब है ग्रैनविल ऑस्टिन की, इसमें इन्होंने संविधान सभा के सभी सदस्यों का जीवन चरित्र प्रस्तुत किया है। उसमें बताया गया है कि किस व्यक्ति का किस दल से संबंध था, किस जाति से संबंध था, किस कम्युनिटी से संबंध था, किस क्षेत्र से संबंध था, ये सब इनकी किताब में चर्चा की गई है। ये बताते हैं कि संविधान सभा में जितने लोग थे उन सबके विचारों में भी मतभेद थे। एक ही मुद्दे पर अलग अलग राय होती थी, लेकिन बात होती थी, बहस होती थी, चर्चा होता था, विचार होता था, विमर्श होता था, और उसके बाद एक राय कर दी जाती थी। यही तो विशेषता थी हमारे संविधान सभा की, जहाँ मतभेद भी थे लेकिन फिर भी विचारों का आदान प्रदान किया जाता था। विचार काफ़ी गंभीर चर्चा के बाद उभर कर सामने आते थे। ये नहीं कि इन्होंने कहा कि एक संविधान में ये वाला अधिकार रख दो तो इसका मतलब नहीं ये वाला अधिकार रख दो। उस अधिकार पर बाकायदा चर्चा होती थी, उसके इम्पैक्ट्स देखे जाते थे, किस पर उसका क्या प्रभाव पड़ेगा, निगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे या पॉजिटिव होंगे। विभिन्न चर्चा के बाद एक चीज़ को जोड़ा जाता था संविधान में। माधव घोषला ने अपनी किताब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज़ का अवलोकन भी किया है कि भारत के संविधान में बौद्धिक विविधता का समावेश था। यहाँ तक कि भीतर इन लोगों के भीतर मतभेद होने के बावजूद भी ये लोग विचार विमर्श करने के बाद आम सहमति पर पहुँच जाते थे। इसलिए डिबेट्स होनी ज़रूरी हैं, लेकिन डिबेट्स होने का मतलब ये नहीं है कि कट्टरता के साथ डिबेट्स हों। ये नहीं कि आप सोच देखो, डिबेट का मतलब पता है क्या होता है? डिबेट का मतलब ये होता है कि हम अपने विचारों को शुद्ध कर रहे हैं। अगर हमारी गलतियां हैं तो हम उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं। लेकिन आजकल डिबेट्स नहीं होती हैं। आजकल तो हम पहले से ही निर्णय लेकर पहुंच जाते हैं। जब आप निर्णय लेकर डिबेट करते हैं ना तो उसका कोई कंक्लूजन नहीं निकलता। लेकिन अगर आप निर्णय के लिए डिबेट करते हैं तो उसका निष्कर्ष जरूर निकलता है। और हमारी संविधान सभा में लोग ना निर्णय लेकर बहस नहीं करते थे। बहस के बाद जो निष्कर्ष निकलता था उसके आधार पर निर्णय लिया जाता था। अगली बात यह है कि ग्रैनविल ऑस्टिन के शब्दों में ही हम बात कर रहे हैं। तो ग्रैनविल ऑस्टिन ने बताया कि भारतीय संविधान सभा में 4 सदस्यों का आधिपत्य था। संविधान सभा में 4 सदस्यों की विशेष सम्मान था। ये सदस्य थे मौलाना आज़ाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और राजेंद्र प्रसाद, जिन्होंने संविधान सभा में अपनी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। इसके अलावा एक नाम और आता है BN राव का, जो कि संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार थे। ये संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, लेकिन उन्होंने संविधान सभा में सलाहकार की भूमिका निभाई थी। क्यों? क्योंकि इन्हें पश्चिमी संविधानों की परंपरा का अभ्यास था। इन्होंने बड़े पैमाने पर विदेशी शिक्षा और पश्चिमी शिक्षा का अध्ययन किया था। संविधान सभा ने बहुत सारे विचारों को स्वीकार किया, लेकिन बहुत सारे विचारों को इन्होंने निरस्त भी कर दिया, बहुत सारे विचारों को इन्होंने डिक्लाइन भी कर दिया। जैसे कि संविधान सभा ने गांधीवादी विचारों को निरस्त कर दिया। उन्होंने कांग्रेस को नए रूप में देखा। भारतीय राजनीतिक जीवन में पंचायतों को केंद्र माना। गांधीवादी और हिंदूवादी राष्ट्र ये चाहते थे कि संविधान में हिंदू धार्मिक मूल्यों को शामिल किया जाए, लेकिन इन धार्मिक मूल्यों को शामिल नहीं किया गया। संविधान को संशोधित किया जा सकता है, यानी कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से इसमें नई चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं और पुरानी चीज़ों को हटाया जा सकता है। लेकिन संविधान का जो बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर है, संविधान का जो मूल ढांचा है, उसे नहीं बदला जा सकता है। यही तो हमारे संविधान का वैचारिक आधार है, यही तो इसका केंद्र बिंदु है। लोगों के लोकतांत्रिक मूल्यों की बात की गई है, व्यक्तिगत और सामूहिक अधिकारों की बात की गई है, अधिकारों के संवैधानिक गणना की बात की गई है, सार्वभौमिक मताधिकार की बात की गई है, संसदीय लोकतंत्र और शक्तियों के विभाजन की बात की गई है, केंद्र सरकार कौन से कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन से कार्य करेगी, दोनों मिलकर कौन से कार्य करेंगे, पंचायतें कौन से कार्य करेगी। शक्तियों का पृथक्करण भी किया गया है ताकि आगे चलकर कोई विवाद ना हो। आगे चलकर आप पढ़ोगे भी कि भारतीय संविधान सभा में बहुत सारी कमेटियां थीं और इन सभी कमेटियों को अलग अलग कार्य सौंपे गए थे। इन सब कमेटियों ने एक विस्तृत रिपोर्ट दी थी और उस रिपोर्ट के आधार पर ही विचार विमर्श और चर्चा करके भारतीय संविधान में एक एक भाग को जोड़ा गया था। जब संविधान का निर्माण हुआ तो उस समय इसमें 395 आर्टिकल थे और 8 अनुसूचियाँ थी। वर्तमान में 12 अनुसूचियाँ हैं। संविधान निर्माताओं ने संविधान सभा को एक दूरदर्शी संस्था माना था। ये केवल एक लोगों की लीडरशिप करने वाली संस्था नहीं थी, बल्कि ये लोग ऐसे थे जो जनता के भविष्य के बारे में सोच सकते थे। और ये नहीं कि 1-2 साल का भविष्य होगा। आज 70 सालों बाद भी हमारा संविधान एक जीवन दस्तावेज बना हुआ है। इससे हमारे संविधान निर्माताओं की दूरदर्शी सोच का पता चलता है कि वो भविष्य का पूर्वानुमान किस हिसाब से लगा सकते थे। आइए अब बात करते हैं भारत की संविधान सभा का दर्शन क्या था।
तो देखो, दर्शन का अर्थ होता है दृष्टिकोण, दर्शन का अर्थ होता है सोचने का तरीका, दर्शन का मतलब होता है समस्याओं पर चिंतन। तो समस्याओं पर चिंतन हर कोई नहीं कर सकता। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो समस्याओं से जूझते हैं लेकिन वो उसका हल नहीं निकाल पाते। लेकिन समाज में कुछ ही लोग होते हैं जिनके सोच में दार्शनिकता होती है, जो समाज की समस्याओं पर चिंतन मनन करते हैं, चिंतन मंथन करते हैं और उसका हल खोजने का प्रयास करते हैं। ऐसे भारतीय संविधान के निर्माण का कार्य उन लोगों को सौंपा गया जो कि चिंतन मंथन कर सकते थे, जो कि विचार विमर्श कर सकते थे, जिनकी सोच का एक विशाल दायरा था, जो सभी लोगों के बारे में, सभी लोगों के हित के बारे में सोच सकते थे। और आप यही चीज़ देख सकते हो भारतीय संविधान में। आज डेमोक्रेसी है, धर्मनिरपेक्षता की बात है, समाजवाद की बात है, समानता की बात है, न्याय की बात है, स्वतंत्रता की बात है, संप्रभुता की बात है। तो ये छोटी मोटी चीज़ें नहीं हैं। आइए जानते हैं भारतीय संविधान सभा के दार्शनिक आधार कौन कौन से थे। जब क्वेश्चन आएगा भारतीय संविधान सभा के दार्शनिक आधारों का वर्णन कीजिए, तो यहीं से आपको अपना आंसर लिखना है। तो हमारे संविधान सभा का सबसे पहला जो आधार था वो था संप्रभुता। देखिए, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। भारतीय संविधान निर्माता इस बात पर अटल थे कि भारत अपने सभी निर्णय स्वयं लेगा, उसे किसी के ऊपर निर्भर होने की आवश्यकता नहीं है। स्वतंत्रता के ऊपर हम बिल्कुल भी जरा सा भी कंप्रोमाइज करने के लिए तैयार नहीं हैं। जब संविधान निर्माताओं ने भारत के राजनीतिक भविष्य के बारे में सोचा तो उन्होंने सबसे ज़्यादा भारत की संप्रभुता के बारे में सोचा कि कोई भी चीज़ ऐसी नहीं होनी चाहिए जो भारत के निर्णय लेने की क्षमता को प्रभावित करे, चाहे वो आंतरिक राजनीति हो और चाहे विदेशी संबंध हो। इसीलिए हमने विदेशी संबंध में गुटनिरपेक्षता की नीति को फॉलो किया। हमने ये देखा कि भारत के संविधान में संप्रभु बनना सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण था और सारी की सारी शक्ति जनता में निहित थी। कोई भी तानाशाही प्रवृत्ति ऐसी नहीं हो सकती जो देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता पर खतरा पहुंचने दे। तो हमारा जो संविधान है वो भारत के लोगों से ही शक्ति ग्रहण करता है। हमारी जो सरकार है वो भारतीय लोगों से ही शक्ति ग्रहण करती है। और हमारे जो लोग हैं वो जब चाहे तब तब सरकार से शक्तियां छीन भी सकते हैं। तो भारतीय संविधान सभा का पहला दार्शनिक आधार कौन सा था? संप्रभुता। और संप्रभुता का मतलब क्या होता है? हमारे निर्णय लेने की स्वतंत्रता बनी रहे, आत्मनिर्णय का अधिकार बना रहे। हमारे संविधान का दूसरा दार्शनिक आधार था लोकतांत्रिक मूल्य। चाहे तब की बात हो चाहे अब की बात हो, हमारा देश का संविधान, हमारे देश की जो सरकारें हैं वो लोकतांत्रिक मूल्यों को बनाए रखना चाहती हैं। अगर हम लोकतांत्रिक मूल्यों की बात करें तो लोकतांत्रिक मूल्य किसी भी लोकतांत्रिक देश को मजबूती प्रदान करते हैं। और लोकतांत्रिक मूल्य का मतलब होता है सभी लोगों की आवाज़ का समान महत्व है। ये नहीं कि कोई माइनॉरिटी है हमने उसकी आवाज़ को दबा दिया, कोई मेजोरिटी में तो उसकी आवाज़ को सुन लिया, ऐसा नहीं है। यहाँ पर हर धर्म, हर जाति, हर भाषा के लोगों को पूर्ण रूप से सुनता है। हर एक बंदा राजनीति में भागीदारी कर सकता है, हर एक बंदा अपने राजनीतिक दलों का निर्माण कर सकता है। यही तो किसी भी अच्छे देश के लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं। और अगर आपको यकीन नहीं आता तो और देशों के राजनीतिक इतिहास को पढ़ लो। आप देखो वहाँ पर कितनी बार कॉन्स्टिट्यूशन चेंज हो चुका है। आप देखो कितने ज़्यादा वहाँ पर मतभेद हैं। हमारे देश में भी मतभेद हैं लेकिन लोगों को स्वतंत्रता तो दी गई है। लोग तो सरकार की आलोचना तो कर सकते हैं, लोग अपने विचारों को खुलकर प्रदर्शित तो कर सकते हैं, लोग चुनावों के टाइम पे अपनी मनपसंद राजनीतिक दल को वोट डालने की क्षमता तो रख सकते हैं, किसी दबाव तो नहीं बनाया जाता। यही तो हमारे देश का लोकतांत्रिक मूल्य है। तीसरी सबसे बड़ी बात पता है क्या है? आम सहमति से निर्णय लेना। भारतीय संविधान सभा की बात ये थी कि ये नहीं कि नेहरू जी ने कह दिया तो ये चीज़ होगी, ऐसा नहीं है। बात होगी, बहस होगी, विचार होगा, विमर्श होगा, उसके बाद वोटिंग होगी। और जब वोटिंग के माध्यम से आधे से ज़्यादा लोग हाँ कहेंगे तब वो चीज़ बनेगी। यानी कि कोई भी नियम होगा, कोई भी कानून होगा, उसमें सभी लोगों की सहमति होगी। ये नहीं कि प्रभावशाली तरीके से किसी एक चीज़ को दबाकर रख दिया है, ऐसा नहीं है। ग्रैनविल ऑस्टिन कहते हैं भारत का जो संविधान है वो समायोजन का सिद्धांत है। भारतीय संविधान सभा जो थी वो भारत के एक ऐसे संविधान का निर्माण कर रही थी जिसमें सामंजस्य करने की क्षमता थी, तालमेल बैठाने की क्षमता थी। इसमें हर एक चीज में सामंजस्य बैठाया गया कि देश की व्यवस्था कैसी होगी, केंद्र सरकार कौन से कार्य करेगी, राज्य सरकार कौन से कार्य करेगी, और उस चीज को लोगों ने माना भी। भारतीय संविधान इस हिसाब से बनाया गया कि राज्यों को भी अधिकार मिल सके और केंद्र सरकार देश की एकता और अखंडता के बारे में निर्णय भी ले सके। भारतीय संविधान का अगला जो दार्शनिक आधार था वो था जनता के अधिकार, और इसके लिए भाग 3 में मौलिक अधिकारों को जोड़ा गया। वल्लभ भाई पटेल मौलिक अधिकारों की जो समिति थी उसके मुखिया थे, और इस अधिकारों की वजह से ही आज भारत के लोग स्वतंत्र विचरण कर सकते हैं। मौलिक अधिकार उन अधिकारों को कहा गया जिनकी रक्षा खुद संविधान करेगा, जिसकी रक्षा खुद हमारी न्यायपालिका करेगी। अगर व्यक्ति के मूल अधिकार उससे छीने जाते हैं तो वो खुद सर्वोच्च न्यायालय न्यायपालिका में जाकर अपने अधिकारों की दावेदारी कर सकता है। भारतीय संविधान का अगला जो दार्शनिक आधार था वो था धर्मनिरपेक्ष राज्य।
क्योंकि भारतीय संविधान सभा में इस चीज़ पर बहस कर ली गई थी कि अगर भारत का कोई धर्म घोषित किया गया तो भारत कई टुकड़ों में बढ़ सकता है। ऐसे में भारत की एकता, अखंडता और संप्रभुता बनी रहे, इसलिए भारत को धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र घोषित करना बहुत ज़्यादा जरूरी था। इसलिए भारत ने अपना धर्म घोषित नहीं किया। उसने सभी धर्मों के प्रति समान बर्ताव के लिए, देश की एकता अखंडता के लिए, देश की विभिन्नताओं को समायोजित करने के लिए धर्मनिरपेक्ष राज्य की कल्पना करी। अगली बात है समाजवाद। सरदार वल्लभ भाई पटेल का बहुत ज़्यादा प्रभाव था संविधान सभा में। इसके साथ ही साथ जवाहरलाल नेहरू का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव था, और ये दोनों ही समाजवाद के सिद्धांत चाहते थे। समाजवाद का सिद्धांत राइट टू इक्वलिटी की बात करता है, समानता की बात करता है, आर्थिक आधार पर समानता की बात करता है। ये कहता है कि किसी व्यक्ति का शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए आगे चलकर भूमि सुधार किए गए। हमारे संविधान की सबसे बड़ी बताइए क्या विशेषता है? हमारे देश के संविधान की सबसे बड़ी विशेषता ये है कि ये माइनॉरिटीज़ के भी अधिकारों की बात करता है, जबकि और देशों के संविधान में आप देखोगे ना, तो अल्पसंख्यकों के अधिकारों की बात नहीं की जाती है। अल्पसंख्यकों को तो कुछ समझा ही नहीं जाता। श्रीलंका में देख लो आप, तमिलों को कैसे सताया जाता है। पाकिस्तान में देख लो आप, बांग्लादेश में देख लो आप, अल्पसंख्यकों को कैसे सताया जाता है। चाइना में देख लो, किसी भी देश में उठाकर देख लो, लगभग विश्व के 90% देश ऐसे हैं जहां माइनॉरिटीज़ के साथ बड़े पंगे किए जाते हैं, लेकिन भारत में माइनॉरिटीज़ के अधिकारों की बात संविधान में की गई, जबकि माइनॉरिटीज़ ने अपने अधिकारों की दावेदारी नहीं करी। लेकिन फिर भी भारतीय संविधान में अल्पसंख्यकों को अधिकार दिए गए हैं। आर्टिकल 25 से 28 तक देख लो आप, धार्मिक समानता की बात की गई है। आर्टिकल 29 और 30 भाषाई अल्पसंख्यकों और धार्मिक अल्पसंख्यकों के बारे में चर्चा करता है। तो इससे पता चलता है कि भारत हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, भारत का संविधान हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहा है, और भारत के संविधान सभा के जो निर्माता थे वो भी हर एक व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं, देश की एकता अखंडता को सर्वोपरि रख रहे हैं। और सबसे बड़ी बात पता है क्या है? इसके लिए उन्होंने वयस्क मताधिकार को चुना। वयस्क मताधिकार का मतलब ये था कि उस समय के दौरान 21 ईयर 21 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता था, किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, किसी भी भाषा से हो, कोई भी लिंग हो। जबकि विश्व के बहुत जो ये तोपची देश बनते हैं, इन्होंने केवल और केवल कुछ ही लोगों को वोट डालने का अधिकार दे रखा था। 10% 15% लोगों को ही वोट डालने का अधिकार था। लेकिन भारत 1947 के बाद जब 1952 में पहली बार चुनाव हो रहे हैं, तो सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार दे रहा है। और आज की डेट में तो भारत में वोट डालने की उम्र 18 साल है, कि 18 साल से ऊपर का प्रत्येक व्यक्ति वोट डाल सकता है। तो ये भारतीय संविधान के कुछ हमारे दार्शनिक आधार हैं, भारतीय संविधान की कुछ फिलॉसफी है, जो हमारे देश के प्रत्येक नागरिकों को हर एक अधिकार को रख रही है। उन्हें किसी प्रकार से वंचनाओं का शिकार नहीं होना पड़ रहा है। हालांकि केवल इतने शब्दों में हम दार्शनिकता को नहीं बांध सकते, इसके अलावा बहुत सी चीज़ें हैं, लेकिन आपके कोर्स में इतनी ही चीज़ों को रखा गया है। तो अगर क्वेश्चन आ गया कि भारतीय संविधान के दार्शनिक आधारभूत सिद्धांत क्या थे, तो आपको ये एक एक पॉइंट्स वैसे का वैसे ही उतार देना है हेडिंग के साथ। आगे भारतीय संविधान सभा की आलोचना की गई है। तो भारतीय संविधान सभा की आलोचना में ये कहा जाता है कि भारत की संविधान सभा का निर्माण जनता द्वारा चुनी गई सभा द्वारा नहीं हुआ था। भारत के संविधान सभा की अगर बात की जाए, तो आलोचक ये कहते हैं कि विशेष लोगों की सभा थी, आम जनता इसमें नहीं थी। भारतीय संविधान ऐसी भाषा में लिखा गया है जो कि बहुत जटिल है। कुछ लोग कहते हैं भारतीय संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ उन लोगों की सभा थी जिन्हें वकालत का ज्ञान था, इसलिए भारत के संविधान की जो भाषा है वो बड़ी पेचीदगी भरी है, बहुत कठिन भाषा है, साधारण व्यक्ति के दायरे से ये बाहर है। कुछ लोग कहते हैं नहीं जी, भारत की संविधान सभा सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की संस्था थी, सिर्फ और सिर्फ एक ही कम्युनिटी की लीडरशिप करती थी। कुछ लोग कहते थे भारत की संविधान सभा जो है वो कांग्रेस पार्टी का दबदबा था, बाकी लोगों को उतना अधिकार नहीं मिला जितना अधिकार मिलना चाहिए था। ये केवल कांग्रेस की एक मीटिंग थी, और उस मीटिंग में जो निर्णय लिए जाते थे वही अधिकार बन जाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि भारत की संविधान सभा मेजोरिटी पर विश्वास रखती है, माइनॉरिटी पर विश्वास नहीं रखती है। कुछ लोग कहते हैं इसमें केवल राजनीतिज्ञों और अधिवक्ताओं यानी कि पॉलिटिशियन और वकीलों का ही दबदबा था। तो इस प्रकार से भारतीय संविधान सभा की आलोचना की जाती है। कुछ लोग तो ये कहते हैं कि भारतीय संविधान सभा एक ऐसी सभा थी जो ब्रिटिश की ही देन थी, जो अंग्रेजों की ही नुमाइंदगी करती थी, जैसा ब्रिटिश कहते थे ये वैसा ही करती थी। सामाजिक महत्व नहीं बल्कि ब्रिटिश महत्व को ज़्यादातर भारतीय संविधान में रखा गया है, और उससे पता चलता है क्योंकि अंग्रेजी भाषा में भारतीय संविधान का मूल संस्करण तैयार किया गया था। लेकिन इतनी आलोचनाओं के बाद भी आज हमारा संविधान जीवन दस्तावेज बना हुआ है, आज भी लोगों की आस्था उसमें बनी हुई है, जिससे पता चलता है कि ये केवल और केवल कलंकित करने के लिए क्वेश्चन उठाए गए हैं। हालांकि कुछ चीज़ों के पीछे सोच कायम करते रहती है कि भारत का संविधान इतनी जटिल भाषा में क्यों लिखा गया। अगर ये साधारण भाषा में लिखा जाता तो शायद आज प्रत्येक व्यक्ति तक इसकी पहुंच होती। उसका रीज़न यही है क्योंकि उस समय की जो नामचीन हस्तियां थीं वो सब वकालत का अनुभव रखती थी, राजनीतिज्ञता का अनुभव रखती थी, इसलिए हमारा संविधान ऐसी भाषा में लिखा गया, इतनी जटिल भाषा में लिखा गया। विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, इसकी आलोचना एक ये भी होती है
इतने बड़े संविधान की आवश्यकता नहीं थी अगर थोड़ी सी इसमें और दार्शनिकता लगाई जाती तो कुल मिलाकर हमारी जो संविधान सभा थी वो अधिवक्ताओं यानी कि वकीलों का स्वर्ग थी। और आज भी वकील इस संविधान के नाम पर खा रहे हैं। तो ये इस संविधान सभा की आलोचना है। तो पहले आप संविधान सभा की विशेषताएं बताओगे और एंड में आलोचना करके एक सारांश लिख दोगे। तो सारांश ये है कि भारत का संविधान एक जीवन दस्तावेज है जो कि समय और परिस्थितियों के हिसाब से तालमेल बिठा सकता है। इसमें किसी भी जाति, किसी भी धर्म, किसी भी नस्ल और जन्म स्थान के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। सभी के सामाजिक कल्याण की बात की गई है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का अध्ययन करो तो पता चलता है कि लोकतंत्र, संप्रभुता किस प्रकार से भारतीय संविधान में निहित है। चाहे माइनॉरिटीज हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, सबके अधिकारों की बात करता है हमारा संविधान। हमारा संविधान भारतीय दर्शन और पश्चिमी दर्शन दोनों ही परंपराओं का मिश्रण है। भारतीय संविधान सभा में जितने भी भाषण दिए गए, जितने भी प्रस्ताव पेश किए गए, उनमें से उद्देश्य प्रस्ताव को अगर हम अध्ययन करें तो हमें पता चलता है कि भारतीय संविधान के निर्माण में किस प्रकार से उद्देश्य रखे गए हैं और किस प्रकार से कल्पनाएं की गई हैं। भारत को एक संप्रभु, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष घोषित किया गया है और सभी वर्गों के कल्याण और देश की एकता, अखंडता की बात की गई है। तो ये हमारे संविधान के आधारभूत दार्शनिक तत्व हैं। तो अगर इस चैप्टर से कोई भी प्रश्न आता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने में आप सक्षम हैं। आई होप सो चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करो और वीडियो को लाइक ज़रूर करो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।